एवरीवन, वेलकम टू 99 कोचिंग क्लासेस। दिस इज वैभव और आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग अब इस चैप्टर की समाप्ति देखेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिनको हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर आज ही इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई थिंक आप लोग को ये सब ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन आप लोग किस फॉर्म में पढ़े हैं? ये मेन शेल के फॉर्म में पढ़े हैं, KLMN के फॉर्म में पढ़े हुए हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेन शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी शेल में, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्लास 9 10th में। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सब शेल S, P, D और F। ठीक है, S, P, D, F के कांसेप्ट पे है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, जो लास्ट वीडियो था, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखें, तब ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उससे रिलेटेड है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें S, P, D, F के बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है एक रूल से, जिसका नाम है क्या? इसका जो नाम है क्या? सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे क्या? ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, ये तरीका इन्होंने बताया क्या? इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका। मतलब इलेक्ट्रॉन के सब शेल में पहले जाएगा S, P, D, F। तरह तरह के होते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे 1s ये होता है क्रिस्टल क्वार्टर नंबर। देखिए 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3d, ये सब इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सब शेल्स है। ठीक, जिसमें देखिए SPDF तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, SPDF तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये जो 1 2 जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब क्या है? दैट इज द मेन एनर्जी शेल। ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 1 2 3 ये सब वही है। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लोग को 4s दे दिया और पूछेगा कि इसमें प्रेजेंट होने वाले सब क्वांटम नंबर का बताइए, क्या वैल्यू बताइए, तो ये जो 4 है वो क्या है? n बराबर 4 हो गया। ठीक, l बराबर s के लिए l बराबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक, m बराबर कितना होता है? m कैसे निकालेंगे? l 0 तो m 0 और s कितना इलेक्ट्रॉन कितना है? अभी इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन हमेशा 1/2 होती है या -1/2 होती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। किससे? एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर सबशेल और द ऑर्बिटल्स, दैट वी विल डील विद दिस रूल, दैट इज ऑफ-बाउ रूल। रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इन सबशेल्स में फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑफ-बाउ रूल होता कैसा है। ये एनर्जी के बेसिस पे ये सारे सबशेल्स को अरेंज किए हुए हैं और एक सीरीज बनाए हुए हैं। उनके ही अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं एज पर द एटॉमिक नंबर या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले रूल को समझते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको ये रूल समझ में आ जाएगा ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, ऑफ-बाउ रूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, देखिए ऑफ-बाउ रूल समझने के लिए एक सीरीज इन्होंने दिया था, वो सीरीज मैं पहले आपके सामने बनाऊंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जांपल्स लेके कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनका सीरीज। जो ऑफ-बाउ रूल था पहला, ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, देखिए सीरीज इनका क्या था? एनर्जी के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। जैसे देखिए साइड में बनाते हैं, हेल्प करेगा वो चीज। ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, कितने बनाए? ठीक, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक, कितना हो गया? ठीक, 3d 4d 5d 6d 7d। ठीक, 4f 5f 6f 7। ठीक, इतना हम लोग बना लिए, ये आप लोग पूरा दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो रूल है वो क्या कहता है? ये जो हम लोग डिफरेंट सबशेल्स हैं जिनको अरेंज किया गया है, इन्होंने एक सीरीज सेट किया। ठीक है, सीरीज सेट किया। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर इन्होंने इस फॉर्म में रखा कि नीचे की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक, और इन्होंने कैसा सीरीज बनाया? देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बनेगा इसमें S1s में। ठीक है, इन्होंने ऐसा
तिरछा तिरछा स्लैंटेड स्लैंटेड इन्होंने सीरीज बनाया, ठीक। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, ठीक है, 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 3s ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं? ये देखिए सीरीज देखिए, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब तिरछा तिरछा जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बात समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लोग अब बुक में देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लगेगा, लेकिन यहाँ भी समझिए इस चीज को, ठीक है। मतलब पहला क्या हुआ, 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर डायगोनली इस चीज को उन्होंने कट किया एक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसी फॉर्म में एनर्जी बढ़ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, हर आने वाला सबशेल अपने पिछले वाले सबशेल से ज्यादा एनर्जी रखता है। बात समझ में आई? इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब कि हर आने वाला, जैसे इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे 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 आगे बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हर आने वाला सबशेल अपने पिछले वाले सबशेल से ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, ठीक। तो इन्होंने बोला क्या, इन अबाउ साहब ने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, मतलब लोअर एनर्जी सबशेल में जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी सबशेल में जाता है, ठीक है। इन्होंने इसके अकॉर्डिंग ये सीरीज दिया था क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे सबशेल्स की एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग वो अपने अपने मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि लोअर एनर्जी शेल, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी सबशेल, ये ऑर्बिटल लिखे हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइज द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन मूव्स टुवर्ड्स द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सोडियम का हम लोग करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, आप लोग जानते हैं 281, ऑन द बेसिस ऑफ मेन शेल आप लोग इसका कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, 281 2 8 10 11, ठीक है, 11 इसका एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हम इसके फॉर्म में करेंगे, इसके एसपीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, एसपीडीएफ के फॉर्म में तो सीरीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, ये सीरीज आप लोग बना के प्रैक्टिस करके 2-3 बार करेंगे आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है, डायगोनली कट करके आप लोगों को सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोडियम का तो एटॉमिक कन्फिगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन शेल हो गया। अब एसपीडीएफ की बात करते हैं, तो एसपीडीएफ में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एस में, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पिछला वीडियो मेरा देख के आएगा, पिछले वीडियो में मैंने इसका क्या किया है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। एस में कितने ऑर्बिटल, 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ठीक है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद क्या आया है, 2s आया है, फिर क्या आया है, 2p आया है, 1s 2s 2p, फिर क्या है, 3s आया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट अगर याद है, ये फ्लो चार्ट अगर याद है, तो आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 1s 2s 2p 3s, हमको भरना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सकते हैं, 1 में 2, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 6। कितने हो गए, 2 2 4 6, 4 2 2 4 और 4 6 10, एक बचा, तो एक इसमें आ गया। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, मिनिमम तो कितने भी रह सकते हैं ना, मिनिमम 0 1 2 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने, 2 इसमें s में, ठीक। तो 2 2 4 6 10 1 11, तो 1s2 2s2, you don't pronounce it square इसको भी मत पढ़िएगा, it is 1s2, इसको ऐसे मत पढ़िएगा 1s पे पावर 2 2p पे पावर 6, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल कितना हो गया 11, ठीक। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का। अगर आप लोगों को एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये सीरीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इसको 2-3 बार बनाइए, ऐसे ऐसे डायगोनली कट करके उसकी एनर्जी उस सेंस में बढ़ेगी, ठीक, और आप लोग इस चीज को निकाल लेंगे, ठीक। समझ के बाद आप लोग किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक। एक और चीज उन्होंने बताई, ठीक, देखिए इन्होंने क्या बताया, एक्चुअली इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बताया उसका मतलब बोर-बोरी एक्सपेरिमेंट, एक था बोर-बोरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक था बोर-बोरी एक्सपेरिमेंट, बोहर-ब्यूरी एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या बताया इनसे रिलेटेड, जैसे कभी-कभी क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए 3d और 4s ऐसे दे देगा, 2 ऑर्बिटल आपको दे देगा, क्वेश्चन में ही दे देगा और कहेगा किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो इन लोग के लिए जैसे पहले 3 चीजों को कंपेयर करते हैं, 3d 2p और 4s,
कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इन सब ऑर्बिटल्स को दे देता है और कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो इसके लिए जो रूल है वो n+1 रूल है, n+l रूल है, सॉरी n+l रूल है, n+l रूल है, समझिए इस चीज को इन्होंने समझाया कैसे, n+l रूल से, मतलब जिस भी ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू आएगी मिनिमम या लोअर, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बात समझिए, सुनिए ध्यान से। n+l रूल में क्या था, n+l रूल में इन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लोअर होगी दूसरे वाले से, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो 3D में n+l की वैल्यू निकालते हैं, इसकी n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी होती है 2, तो कितना हो गया 5, n+l की वैल्यू 5। इसमें बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 1, कितनी हो गई 3, ठीक। इसमें बात करते हैं तो n की वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू हो गई 0, कितनी हो गई 4, टोटल ओवरऑल 4 हो गई, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक यहाँ पे और ले लेते हैं 4p का केस ले लेते हैं, ठीक है, 4p यहाँ पे देखिए 4p में 4 + 1 कितना हो गया 5, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। तो इन तीनों में n+l की वैल्यू किसमें कम है, सबसे कम किसमें है, अगर इन चारों में देखें तो सबसे कम n+l की वैल्यू किसमें है, इसमें सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें। अगर वो फ्लो चार्ट देखेंगे जो मैंने अभी यहाँ बनाया था ऑफ बाउंड रूल के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी 2p की एनर्जी सबसे कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है इन तीनों की कंपैरिजन में, ठीक। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कभी ऐसे पूछता है डायरेक्ट, ऐसे निकाल सकते हैं, n+l को जोड़ लेना है हमको, ठीक। तो n+l जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा, ठीक है, फिर किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक। अब बात फंस रही है इसमें और इसमें, ठीक है, बात फंस रही है इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसकी भी 5 आ गई और इसकी भी 5 आ गई, तो अब इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा, तो ये डिपेंड करता है जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे यहाँ भी 5 हो रही है, यहाँ भी 5 हो रही है, तो कैसे होगा, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब इस केस में जब n+l की वैल्यू सेम आ जाए तब इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए 5 5 या कुछ भी 6 6 7 7 1 1 2 2 कुछ भी हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो कैसे हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, तो जिसकी लोअर n वैल्यू होगी, लोअर n वैल्यू जिसकी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, यहाँ पे n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, दोनों का टोटल कितना आ रहा है n+l 5 5, ठीक। अब देखिए n की वैल्यू किसमें कम है, इसमें n की वैल्यू है 4, इसमें n की वैल्यू है 3, किसमें कम है, इस वाले में, मतलब इलेक्ट्रॉन 3D में पहले जाएगा और 4p में बाद में जाएगा, ठीक। 3D में पहले क्यों जाएगा, क्योंकि उसकी n की वैल्यू कम है एज कंपैरिजन टू 4p, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये है पूरा ऑफ बाउंड रूल, ये किसके अकॉर्डिंग था, ये बोर-ब्यूरे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ऑफ बाउंड रूल क्या था, वो जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था उनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले लॉ की तरफ जो है हुंड्स रूल, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। देखिए अभी तक ऑफ बाउंड रूल हम देख चुके हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑफ बाउंड रूल देख लिया। अगला क्या है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ये क्या बोलते हैं, ये जो हुंड है ये साइंटिस्ट है, ठीक है, वो साइंटिस्ट का ही दौर था, साइंटिस्ट सारे थे अपना दे रहे थे, ठीक है। तो ये सब हमने छोटा टॉपिक दिया, वो तब जो हम स्टार्टिंग वीडियोस में देखे थे वो सब तो बड़े साइंटिस्ट थे, ये सब छोटे साइंटिस्ट जो अपना काम करते हैं, लेकिन इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत काम आया, अभी तक काम आया, हम लोग इसको यूज करते हैं, मॉडर्न एरा में इसको यूज करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझते हैं इनका हम शुरू किया जाता है मल्टीप्लिसिटी का। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल इन द सेंस अगर जो हम s p d f की बात कर रहे थे, s p d और f, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, और s में कितने ऑर्बिटल मैंने बताया, एक ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, px py pz, d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे इसमें, ठीक। इसमें कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गए ऑर्बिटल्स, डिफरेंट सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के, मतलब सबशेल के ऑर्बिटल्स हो गए, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और p में f में 7 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जैसे 1s2 2p3,
हम लोग ऐसे अभी कर रहे थे हाउ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद आ रहा है, दिस इज clockwise and this is anti-clockwise, this is clockwise and this is anti-clockwise, this is clockwise and this is anti-clockwise, ठीक है। तो इन्होंने बोला किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेगा, ठीक है। जैसे समझिए ये s ऑर्बिटल है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग भरेंगे तो कैसे भरेंगे, क्लॉकवाइज ही भरेंगे, ठीक। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा, और अगला जब आएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऐसे ही बना देंगे या इसको इसी शेप में ऐसे ही बना देंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, हमेशा क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा इसी ऑर्बिटल में तो वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। क्यों एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, क्योंकि पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी की वजह से दोनों अपोजिट स्पिन शो करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहला केस में, ठीक है। पी की बात करें जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये तो सिंपल था, ठीक है। इस केस में दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, ऊपर वाला रॉन्ग नीचे वाला करेक्ट। इसमें देखिए, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आता है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे आ जाए फिर पेयर हो जाए, यही पेयर हो जाए, ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसे पेयर हो जाए, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट, ठीक। और मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसे कर रहा है तो कैसे होगा, मान लो ऐसे किया और यही पेयर कर दिया, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट इज first the electron will fill up as clockwise and then it is will follow what, anti-clockwise। तो मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरेगा और फिर पेयरिंग होगी। बात समझ में आ रही है, पहले क्लॉकवाइज भरेगा और फिर पेयरिंग होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए P4 का है, अगर P में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे, ठीक है। अगर P में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसे करेंगे आप लोग, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1 2 3 4 5, पहले क्लॉकवाइज फिर पेयरिंग होगी। बात समझ में आ रही है, पहले क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर पेयरिंग होगी, ठीक। डी में बढ़ते हैं, डी में कैसे करेंगे, मान लीजिए D5 का एग्जांपल, जैसे D5 का एग्जांपल हम लेते हैं, D5 में तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे आप लोग, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 2 3 4 5, ये कैसे भरेंगे, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने अभी पूरा ऑर्बिटल फिल नहीं किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया, तो ये गलत है। वुड्स रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है और इनका रूल बहुत ज्यादा सही था, तो आप लोगों को इनके रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। इनके रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द ऑर्बिटल्स। तो दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, D5 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए 1 2 3 4, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स भर गए उसमें और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 5 ही भरना था तो इसमें 5 के एग्जांपल लिए, ठीक है। तो इसमें 5 हो गया। अब मान लीजिए D8 का करना है, D8 का करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 10, मिनिमम तो कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। तो D8 का कैसे होगा, पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद पेयरिंग, पहले क्लॉकवाइज फिर पेयरिंग, मतलब हर केस में यही चीज फॉलो होगा। F की बात करें तो F में 7 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, तो कितने की बात करें, मान लो 4 F9 की बात करें तो 9 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रही है, मतलब कैसे फिल करना है हमेशा दिमाग में बनाए रखिए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद पेयरिंग। पेयरिंग कभी भी पहले मत करेगा जब तक वो हाफ फील्ड ना हो जाए, और हाफ फील्ड में भी कैसा, सब के सब क्लॉकवाइज होने चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज रहेंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, और पेयरिंग जब स्टार्ट होगी तो जो पेयरिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, उसके सेम स्पिन में नहीं होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हुड्स का छोटा सा रूल था जिसको हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो चीजों को इजी करता है, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये क्या बोले, ये सब साइंटिस्ट जो थे ये क्या बोला इन्होंने, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, समझिए इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बोला, पाउली साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक ऑर्बिटल में, जैसे समझिए एक सिंपल s ऑर्बिटल की बात करें, सबसे स्टैंडर्ड ये समझाने के लिए ये यूज करते हैं, हम भी ये यूज करेंगे क्योंकि सबसे सिंपल तरीके से बच्चों को समझ में आएगा,
ठीक है। जैसे ये s ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज एज पर द ओह्म्स लॉ, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, समझिए, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। नीचे वाला क्या है? गलत है। पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रही बात? पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये बात तो हम फुल में कर चुके हैं, इस बात को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आप उसके लिए कुछ मिनट रिवाइंड करके देख सकते हैं, उस वीडियो को समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, बात कर रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, तो इसकी बात करते हैं। ये s ऑर्बिटल है, सपोज ये s ऑर्बिटल है, सपोज ये है s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ऐसे किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कहा, ये साइंटिस्ट ने क्या कहा, पॉली ने बोला कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, चारों क्वांटम नंबर्स मतलब n, l, m और s, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इन्होंने बोला कि इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा क्या कि इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर कम से कम 3 की सेम हो रही है तो चौथा जरूर डिफर करेगा। चारों कभी भी सेम नहीं होंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बात करें सिंपल, मान लीजिए 4s2 समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है ये 4s का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो समझिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं अलग अलग, मैंने क्या बोला, जो भी चारों क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यूज कभी भी सेम नहीं होंगी, ठीक। अगर 3 सेम हो रही है तो चौथी पक्का एकदम 100% डिफरेंट होनी ही है, ठीक है। समझते हैं? मान लीजिए 4s2 का इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, s है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर n की बात करें उसके लिए तो कितनी है? 4 है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम हो गई, ठीक है। चारों नहीं सेम होंगे, 1 2 तो 3 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चारों कभी नहीं सेम होंगे, ठीक। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। तो 4s2 में हो गया, n की वैल्यू सेम हो गई 4 4, s की वैल्यू कितनी होती है, मतलब s ऑर्बिटल के लिए, s सबशेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 0। कितनी होती है? 0। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब n 0 तो m कितना होगा? m कितना होगा? m भी कितना होगा? 0 होगा। m भी कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है? m कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए n l m तो सेम हो गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम है, 4 4 0 0 0 0। s कितना है? अगर पहले इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू है +1/2, +1/2। क्यों? क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए स्पिन ऑर्बिटल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? +1/2। और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, 4 4 0 0 0 0, ठीक है। लेकिन चौथा जो है वो पक्का 100% डिफरेंट ही होना है, जो इन्होंने कहा, पॉली एक्सक्लूजन ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एक ऑर्बिटल में है उनके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। अगर 3 सेम होंगे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 3 सेम होंगे, तो चौथा पक्का डिफर करेगा, ठीक है। तो पक्का डिफर कर रहा है, 100% वो डिफर कर रहा है, +1/2 और -1/2, these are not equal, these are two different things, ओके। तो ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं इस चीज को और बेहतर तरीके से। मान लीजिए 4p3, मान लीजिए 4p3 है। अब s ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। 4p3 नहीं, 4p2 की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 4p2, ठीक है, 2 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अब देखिए समझिए, अब 4p2 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये चीज फिर से लिखते हैं, इस चीज को रब कर रहे हैं, ठीक है। ये तो s ऑर्बिटल था, ठीक है। देखिए तो अब देखिए 4p2 के लिए n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू क्या है? 4 है। n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 है, ठीक। n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन, जो p में 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सेम है, ठीक, 4 4। n की वैल्यू कितनी है? p के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? p के लिए n की वैल्यू होती है 1 1, तो ये भी सेम हो गया। m कितना होगा? अगर 1 है तो -1 0 +1, ठीक है, -1 0 +1। और फिर इसके लिए भी कितना होगा? यहाँ भी n की वैल्यू 1 है तो -1
0 प्लस 1, ठीक है। अब s की बात करते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। तो एक हमेशा जब स्पिन पॉजिटिव में आएगा, मतलब कि +1/2 में आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली किसमें -1/2 में आएगा। तो स्पिन हमेशा क्या होगा, स्पिन हमेशा डिफर करेगा, ठीक है। मतलब 3 अगर सेम है, सेम टू सेम है, एज इट इज है, एकदम एक दूसरे से मैच हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चौथा हमेशा क्या होगा, चौथा हमेशा डिफर करेगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही था पाउलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एक ऑर्बिटल में है, वो हमेशा चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखेंगे। अगर 3 सेम हो रहा है तो चौथा ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा, ठीक है। इस चीज को मैंने प्रूव करके दिखा दिया, दोनों एग्जांपल को सेट करके दिखा दिया। आप लोग इसको और भी एटम्स पे और भी कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ये रूल पक्का से पक्का फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वो हुआ खत्म, द एंड, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन करने से पहले क्या जरूरी है, कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, जो मैंने आप लोग को पूरी तरीके जितने तरीके अच्छे तरीके से होता था मैंने कर दिया, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।